Hello everyone. In last video we have read about the nutritional requirement in ICU patients. But today we will read about the by which route we can give this nutrition to the patient. We can give it through both, either oral route or IV route. Enteral or parenteral nutrition we can give to the patient. But we always prefer giving enteral whenever possible. Only in some cases where enteral food is contraindicated we give parenteral nutrition. तो एंट्रल फीडिंग हम कैसे करते हैं? बाय राइल्स ट्यूब फीडिंग करते हैं हम। ओरली या नेजली पेशेंट को राइल्स ट्यूब डाल सकते हैं अप टू स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो क्या होता है कि वो फिजियोलॉजिकल फीडिंग जैसा हो जाता है। हम भी ओरली खाते हैं, स्टमक में फूड जाता है, तो इसलिए ट्यूब फीडिंग से हम फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ फीडिंग कर सकते हैं टू द पेशेंट। और उसको हम प्रेफर करते हैं ओवर द पारेंटल न्यूट्रिशन बिकॉज इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। एक तो इसमें कोई आईवी कैनुला नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरा क्या है कि इससे इन्फेक्शन कैसे डिक्रीज़ होता है, इससे क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल प्रेजेंस ऑफ फूड होता है इन द स्टमक, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बोवल म्यूकोज है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, तो पैथोजन उसको इन्वेड नहीं कर पाते, ट्रांसलोकेशन ऑफ पैथोजन नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा मैकेनिज़्म क्या है डिक्रीज़ इन्फेक्शन करने के लिए? उसमें क्या होता है कि अगर हमारी गट में फूड प्रेजेंट है तो वो आईजीए प्रोडक्शन फ्रॉम मोनोसाइट बढ़ा देता है। आईजीए का भी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, तो इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। थर्ड, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये फिजियोलॉजिकल मेथड है, जैसे कि हम ओरली खाना खा रहे हैं और ट्यूब फीडिंग इज सेम, बिकॉज जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारी स्ट्रेचिंग होगी ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से गैस्ट्रीन कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज़ होंगे जो कि फिजियोलॉजिकल है। बट अगर हम आईवी देंगे पेशेंट को फूड तो वो रिलीज़ नहीं होंगे, तो दैट इज़ नॉन फिजियोलॉजिकल थिंग। तो एक और बात है कि अगर फूड है तभी ये सब चीज़ें होंगी, अगर फूड नहीं है तो वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगी, हमारी जो म्यूकोज़ा है वो डल हो जाएगी और उसकी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ पैथोजन हो जाएगा एंड पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है। इसलिए जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आ गया है एक बार आईसीयू में, तो उसका हमने एज अर्ली एज पॉसिबल एंट्रल फीडिंग स्टार्ट करनी है। यूजुअली 24 आवर्स में हम एंट्रल फीडिंग स्टार्ट कर ही देते हैं पेशेंट की। तो उसमें हमने क्या करना है, आरटी इंसर्शन करनी है पेशेंट की अंडर स्टराइल कंडीशन एंड फीडिंग स्टार्ट करनी है। पर क्या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है फॉर एंट्रल फीडिंग? यस, वैसे कोई यूजुअली तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती, हर पेशेंट को हम दे सकते हैं एक्सेप्ट दीज 2-3 एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है फॉर एंट्रल फीड? दैट इज़ कंप्लीट बोवल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी पेशेंट को बोवल ऑब्स्ट्रक्शन है, आरटी में एस्पिरेट आ रहा है, तो हमको आरटी फीड नहीं देनी है पेशेंट को। ओके। दूसरा क्या है, अगर इश्कीमिया ऑफ गट है उस केस में भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो हमें एंट्रल फीड नहीं देनी है, पारेंटल न्यूट्रिशन ही देना है पेशेंट को। नेक्स्ट इज़, अगर पेशेंट को कोई सर्कुलेटरी शॉक है और पेशेंट हाई डोज ऑफ वेजोप्रेसर्स, पेशेंट का नॉरेट चल रहा है, वेजोप्रेसिन चल रहा है, एडीआर चल रहा है, तो उस केसेस में भी हम अवॉइड करेंगे। एंड लास्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज़ अगर पेशेंट फीड को टॉलरेट नहीं कर रहा है, in that case also we will avoid the enteral feed. Otherwise we should always start the enteral feed in ICU patient within 24 hours of the admission if permitted. Thank you.